क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आपने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लिया लेकिन डे 1 पे ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर 20 लाख कर दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, 10 लाख की पॉलिसी में आपको अनलिमिटेड टाइम 10 लाख के जितने भी क्लेम आप लेना चाहते हो पर क्लेम 10 लाख रुपए अवेलेबल होगा। ऐसा ही एक प्लान आज की डेट में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर इतने फीचर्स हैं एंड जब हम सम इंश्योर्ड की बात करें तो इतने मल्टीप्लायर बेनिफिट अवेलेबल हैं, जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लान दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट जब हम सम इंश्योर्ड एडुकेट होने की बात कर रहे हैं, कवरेज की बात कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं HDFC ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के बारे में। इस प्लान के अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कैसे काम करता है, किस किस चीज पे कैपिंग्स हैं, अगर कोई कैपिंग है तो साथ में आप कॉस्ट शेयरिंग कैसे कर सकते हैं, अपने प्रीमियम को रिड्यूस कैसे करते हैं, A to Z सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिंस। आई एम अ CFA चार्टर होल्डर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, चार्टर्ड ट्रस्ट एंड एस्टेट प्लानर एंड मोर इंपॉर्टेंटली IRDAI रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एडवाइजर। देखिए दोस्तों, जब हम HDFC ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के बारे में बात कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर हम एक एक चीजें क्या क्या कवर करेंगे उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूं। हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अवेलेबल हैं, जो आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शनल कवर के बारे में बात करेंगे जिसके लिए कंपनी एक एक्स्ट्रा प्रीमियम आपसे चार्ज करेगी ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड करेगी। कौन सा कवर अच्छा है, कौन सा खराब है, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। क्या क्या वेटिंग पीरियड आपकी पॉलिसी में एप्लीकेबल है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी इनिशियल पॉलिसी लेने के बाद कवर नहीं होगी, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो चीजें कवर होना स्टार्ट होगी, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या डिस्काउंट्स आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, क्या क्या कॉस्ट शेयरिंग करके आप अपने प्रीमियम को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक्सक्लूजन्स क्या है। हम इंक्लूजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं कि पॉलिसी में कुछ बीमारियां ऐसी होंगी, कुछ डायग्नोसिस ऐसे होंगे, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे होंगे जो लाइफ में कभी भी कवर नहीं होंगे, तो उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का बहुत सिंपल सा पर्पस होता है कि अगर आप या आपका कोई भी फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके हॉस्पिटल के बिल को पे करती है। अब ये बिल पेमेंट कैसे होती है, क्योंकि आपने ये इंश्योर्ड पर्सन एज इन दिस इज यू और फैमिली का कोई भी मेंबर जो आपने अपनी पॉलिसी के अंदर कवर करवाया है, आप एक प्रीमियम पे करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को एंड दिस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पेज द हॉस्पिटलाइजेशन बिल जब भी इनमें से कोई मेंबर हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है। अब ये हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम कैसे सेटल होता है, इसके दो तरीके होते हैं। वन इज कैशलेस सेटलमेंट एंड सेकंड इज योर रीइंबर्समेंट। कैशलेस का मतलब क्या होता है कि हॉस्पिटल में जब भी कोई एडमिशन हुआ तो हॉस्पिटल का सारा बिल डायरेक्टली आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पे किया। तो मतलब इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ, हॉस्पिटल ने प्री ऑथराइजेशन ले लिया आपकी इंश्योरेंस कंपनी से कि ये क्लेम एडमिसिबल है या नहीं है। इंश्योरर ने जैसे ही उसको अप्रूव किया, डायरेक्टली हॉस्पिटल के बिल को पे कर दिया। कोई भी पेमेंट आपकी पॉकेट से पे नहीं हुई टू द हॉस्पिटल। एज पर द पॉलिसी वर्डिंग जो भी कवर्ड होगा आपकी पॉलिसी के अंदर वो सब कुछ हॉस्पिटल को डायरेक्टली पे ऑफ हो जाएगा। सिर्फ प्री एंड पोस्ट के हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे होंगे जो बाद में आप रिइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो कैशलेस हॉस्पिटल, आप जब भी किसी नेटवर्क हॉस्पिटल के थ्रू ट्रीटमेंट लेते हैं तब आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है वो कैशलेस मैनर में होता है। अब ये नेटवर्क हॉस्पिटल का मतलब क्या है, हर इंश्योरेंस कंपनी की एक बड़ी सी लिस्ट होती है जिसमें वो बोलते हैं अगर आप इन हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं तो दीज आर अ पार्ट ऑफ अवर पैनल, दीज आर अ पार्ट ऑफ अवर नेटवर्क। इन हॉस्पिटल से हमारा ऑलरेडी टाई अप है, आप जाके एडमिट होंगे तो हमारा आपका क्लेम कैशलेस मैनर में प्रोसेस कर देंगे। अगर आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस हॉस्पिटल में आपको रीइंबर्समेंट के थ्रू जाना पड़ता है। तो रीइंबर्समेंट का मतलब क्या है कि आप एडमिट हुए, ट्रीटमेंट करा रहे हो, आप अपनी पॉकेट से हॉस्पिटल को बिल पे करोगे, हॉस्पिटल बदले में आपको सारे के सारे बिल की कॉपीज देगा। साथ के साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल ने आपको प्रोवाइड किए हैं ये आप इंश्योरेंस कंपनी को दोगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे को रिफंड कर देगी अगर आपका क्लेम प्रोसेस हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, रीइंबर्समेंट के थ्रू क्लेम कैसे फाइल होता है, वो प्रोसेस कैसे काम करता है। अगेन, नेटवर्क हॉस्पिटल कैशलेस मैनर में सेटल होगा, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो जनरली इट विल गो इन रीइंबर्समेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो बट इंश्योरेंस कंपनी बोले कि आपका क्लेम कैशलेस के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ी इंक्वायरीज करनी है टू एसर्टेन कि आपका क्लेम एक्चुअल में जेन्युइन है या नहीं है। तो दैट पॉसिबिलिटी ऑल्सो एग्जिस्ट। एंड सिमिलरली अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में आप एडमिट हो रहे हो तो आप प्री ऑथराइजेशन लेकर के कंपनी को बोल करके कैशलेस एनीवेयर का फीचर यूज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे अपना वहां पे भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो अगेन इट इज वेरी सर्कमस्टेंशियल,
एंड दोनों ही केसेस पॉसिबल है, बट जनरली नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस होगा, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में आपका रीइंबर्समेंट होगा। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट। इसलिए ट्रीटमेंट जनरली प्रेफर करना कि आप अपने हॉस्पिटल के नेटवर्क लिस्ट में जो हॉस्पिटल्स हैं उसी में कराओ, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क लिस्ट में हॉस्पिटल उसी में कराओ। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी की ब्लैक लिस्ट में है, सो अगेन पहले हमने बोला एक नेटवर्क हॉस्पिटल्स, फिर हमने बोला नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स, एक और लिस्ट कंपनी प्रोवाइड करती है जो बोलते हैं ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स। अगर किसी भी ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल से आपने अपने ट्रीटमेंट कराया है, वो क्लेम ना ही कैशलेस में प्रोसेस होगा ना ही रीइंबर्समेंट में प्रोसेस होगा। तो मेक श्योर कि आप किसी भी ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ना कराओ। ये वो हॉस्पिटल है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपीरियंस हिस्टोरिकली अच्छा नहीं रहा, वहां पे फ्रॉड के केसेस सामने आए हैं, या अगेन सर्टेन पैरामीटर एग्जिस्ट जिसके बेसिस पे उन्होंने उसे ब्लैक लिस्ट कर रखा है, मे बी फॉर सर्टेन टाइम, बट अगेन दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर श्योर। अब बात करते हैं कोर हॉस्पिटलाइजेशन के क्या क्या कवरेजेस इस पॉलिसी के अंदर मिलते हैं, जिस पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं विच इज ऑप्टिमा सिक्योर प्लस। देखिए हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन बहुत सिंपल सी है। ये पॉलिसी बोलती है कि आपका 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, मतलब जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो मिनिमम आपको 24 घंटे हॉस्पिटल के अंदर बिताने होंगे, तभी आपका क्लेम एडमिसिबल होगा। 24 घंटे से कम के ट्रीटमेंट के लिए ये पॉलिसी आपको कवरेज प्रोवाइड नहीं करेगी। इसकी ओनली एक्सेप्शन होती है डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होते हैं जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन आपको 24 घंटे की रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट हुआ, टॉन्सिल का ट्रीटमेंट हुआ, साइनस का ट्रीटमेंट हुआ, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सर्जरी होती हैं। कैंसर के केस में कीमोथेरेपी इज वन सच थिंग जिसमें आपको अगेन यू डू नॉट रिक्वायर अ 24 का हॉस्पिटलाइजेशन, बट इट इज अ प्लान सर्जरी। तो सारे के सारे डे केयर ट्रीटमेंट इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड हैं। बाकी किसी भी रीजन से अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, आपको मिनिमम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, तभी जाके आपका क्लेम एडमिसिबल है, वरना क्लेम एडमिसिबल नहीं होगा। इस पॉलिसी के अंदर आप 5 लाख से लेकर 2 करोड़ का सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। जनरली अगेन वी शुड बी गोइंग फॉर एटलीस्ट 10 लाख का सम इंश्योर्ड। 10 लाख से कम का सम इंश्योर्ड बहुत कम रह जाता है, एंड हो सकता है क्लेम के टाइम पे वो सफिशिएंट ना हो, तो यू शुड बी टेकिंग एटलीस्ट 10 लाख एंड 10 लाख एंड अपवर्ड्स। उसके ऊपर आप एज पर योर पॉकेट एंड एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी आप ले सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, कई लोगों को लगता है अगर 5 लाख की पॉलिसी मुझे 10,000 कॉस्ट करती है तो मेरी 10 लाख की पॉलिसी मुझे 20,000 कॉस्ट करेगी। ऐसा नहीं होता। अगर 5 लाख की पॉलिसी 10,000 कॉस्ट कर रही है तो 10 लाख की पॉलिसी में भी कॉस्टिंग यू 11,000 मे बी 12,000, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अ हायर सम इंश्योर्ड वर्सेस गोइंग फॉर अ वेरी लो सम इंश्योर्ड। रूम रेंट कोई कैपिंग नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज जो मुझे इस पॉलिसी की लगती है, क्योंकि रूम रेंट में जनरली सिंगल एसी प्राइवेट रूम कवर्ड होता है। इस पॉलिसी में कोई भी कैपिंग किसी भी तरह की नहीं लगाई है। आप सूट रूम लेते हैं, डिलक्स रूम लेते हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कैसा भी कोई रूम रेंट कैपिंग इसके अंदर नहीं है। सिमिलरली जब रूम रेंट पे कैपिंग नहीं है तो आईसीयू के अंदर भी कोई कैपिंग नहीं है। जो भी हॉस्पिटल चार्ज करेगा वो सारा का सारा बिल इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू पे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, अब ये क्या होता है, देखिए जब भी हमारा हॉस्पिटलाइजेशन आता है तो 2 तरीके से होता है। एक प्लान सर्जरी होती है, एक इमरजेंसी वाली सर्जरी होती है। प्लान सर्जरी का मतलब क्या है कि आज की डेट में कोई प्रॉब्लम मुझे फेस कर रहा हूँ, लेट्स से फीवर हुआ या लेट्स से स्टमक में पेन हुआ, तो व्हाट आई विल डू, मेरा जो नॉर्मल प्रोसेस रहता है, आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जाकर के उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है, वो मेडिसिन लेता है वो बंदा, 1-2 दिन मेडिसिन लिया बट उससे आराम नहीं आ रहा, तो डॉक्टर कुछ टेस्ट में भी रन करेगा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो थी नहीं, जब लेकिन 2 दिन में सही हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है तो टेस्ट रन करते हैं। टेस्ट में फिर कुछ फाइंडिंग्स आती हैं जिसमें कुछ लेवल्स ऊपर नीचे आए हैं या फिर स्टोन डायग्नोज हो गया, कुछ भी XYZ हुआ, इसके बेसिस पे नाउ द डॉक्टर इज सेइंग कि आपको एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, 4-5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं जब से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर की फीस हमने पे की है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का हमने खर्चा पे किया है, मेडिसिन का खर्चा हमने पे किया है। अब डॉक्टर ने बोला इस प्रॉब्लम की वजह से आपको एडमिट होना पड़ेगा, एडमिशन करने के बाद ही हम आपका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। आप 2-3 दिन के लिए एडमिट होते हैं या छोटी मोटी सर्जरी डॉक्टर ने बताई है वो सर्जरी करवाते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज लेते हैं। डिस्चार्ज लेने के बाद भी आपकी मेडिसिन कंटिन्यू रहेगी, फॉलो अप टेस्ट कंटिन्यू रहेंगे। अगर एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था तो फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रहती है। तो अब हम बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पेज द हॉस्पिटल बिल। अब ये जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है इससे पहले भी खर्चा हुआ है, इसके बाद भी खर्चा हुआ है। तो व्हाट दिस पॉलिसी सेज इज कि इससे पहले का अगर किसी भी रीजन से, किसी भी बीमारी की वजह से आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी खर्चा आपने एडमिट होने से पहले किया होगा 60 दिन के अंदर अंदर, वो सारा का सारा खर्चा दे आर गोइंग टू बियर। अगर डिस्चार्ज लेने के बाद आपका कोई भी खर्चा होगा फॉर 180 डेज
के लिए दे आर गोइंग टू कवर. सो कई पॉलिसीज में 60 डेज और 90 डेज होता है. 60 डेज एंड 180 डेज इज वेरी गुड. 90 days and 180 days is something that is the best that is available in the industry. So, but again, 60 days and 180 days is a good kind of number because पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा टाइम के लिए कवर होना इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्री हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि डिस्चार्ज के बाद कई बार एक्सीडेंट के केस में फिजियोथेरेपीज आपकी 6-6 महीने तक चलती हैं, तो उसके सारे के सारे बिल्स दिस पॉलिसी गोइंग टू कवर. सो अगेन वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एडवांटेज दैट एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी. अब ये जो सेक्शन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द बेस्ट सेक्शन इन द एंटायर पॉलिसी. सारे के सारे दूसरे बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बट जो बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाले हैं वो बेनिफिट हार्डली कोई कंपनी प्रोवाइड करती है. एक एक बेनिफिट को डिटेल में समझेंगे. वी आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम हियर. तो समझ करके स्टार्ट करते हैं. सिक्योर बेनिफिट, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर पॉलिसी मेरी लेट्स से मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो दिस सिक्योर बेनिफिट बेसिकली सेज कि डे 1 पर ही मेरा सम इंश्योर्ड 10 लाख से इंक्रीज करके 20 लाख कर दिया जाएगा. सो मतलब अगर 15 लाख का क्लेम आता है पहले ही साल के अंदर, तो दैट 15 लाख का क्लेम विल बी कंप्लीटली एडमिसिबल एंड ये पॉलिसी पूरा का पूरा क्लेम सेटल करेगी. देखिए ये बेस पॉलिसी पे होता है और बेस पॉलिसी का ही सम इंश्योर्ड डबल कर दिया है, तो 10 लाख का 20 लाख होगा. अगले साल ऐसा नहीं होगा 20 लाख की पॉलिसी है अब 40 लाख हो गया, नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क. तो आपका जो भी बेस इंश्योरेंस है 10 लाख का है तो 20 लाख हो जाएगा, 15 लाख का है तो 30 लाख हो जाएगा. दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर बेनिफिट इज वर्किंग. अवेलेबल फ्रॉम डे 1. 2x आपका सम इंश्योर्ड हो जाता है इस केस में. ये इनफाइनाइट बेनिफिट 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड. अब देखिए ये इसको ना नो क्लेम बोनस या लॉयल्टी बोनस की तरह इसको देखिए. इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है जनरली, जब आपका क्लेम नहीं आता तो 10% का आपको सम इंश्योर्ड बढ़ा देगी. अगर लॉयल्टी बोनस है तो अगर क्लेम नहीं आता 20% का सम इंश्योर्ड बढ़ा देगी, 30% बढ़ा देगी, 50% तक भी बढ़ाने वाले प्लान्स हैं. बट व्हाट दिस प्रोडक्ट एंड दिस बेनिफिट डज इज कि आपका हर साल जो भी आपका बेस इंश्योरेंस है वो आपकी पॉलिसी में वो ऐड करते रहेंगे. तो एग्जाम्पल से फिर समझते हैं. 10 लाख का पॉलिसी है, डे 1 पे मेरा 10 लाख का और एडिशन हो गया, तो पहले साल मेरा बेस इंश्योरेंस था 20 लाख. पहले साल क्लेम आता है नहीं आता डजंट मैटर, अगले साल भी ये 10 लाख का बेस पॉलिसी रहेगा, 10 लाख का ये जो आपको सिक्योर बेनिफिट मिल रहा है ये मिलेगा. बट ये क्या कह रही है, ये पर्टिकुलर बेनिफिट क्या कहता है, ये कहता है अगले साल में 10 लाख का आपका एडिशन कर देंगे हम सम इंश्योर्ड में. इनफाइनाइट बेनिफिट मतलब आपका अगले साल जो सम इंश्योर्ड अवेलेबल होगा वो 30 लाख अवेलेबल होगा फॉर द फर्स्ट क्लेम. ऑब्वियसली उसके बाद के जो हम बेनिफिट डिस्कस करेंगे उसमें यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग, बट 30 लाख विल बी अवेलेबल. 25 लाख का क्लेम आता है अगले साल, कंप्लीट 25 लाख विल बी पेड फ्रॉम दिस पॉलिसी. इसके साल अब कैसे काम कर रहा है इसको ऐसे समझ लीजिए कि मेरा 25 लाख रुपए का क्लेम आता है, पूरा का पूरा कंपनी ने पे कर दिया. जो मेरा इनफाइनाइट वाला एडिशन हुआ था इसमें से 5 लाख आई हैव यूज्ड एंड 5 लाख मेरा अभी भी पॉलिसी के अंदर है, तो दिस 5 लाख विल आल्सो बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. तो मतलब अगले साल मेरा 10 लाख बेस इंश्योर्ड, 10 लाख मेरा सिक्योर बेनिफिट, इसके साथ साथ जो इनफाइनाइट बेनिफिट है वो 100% ऑफ बेस एवरी ईयर, 10 लाख रुपए मुझे इसका मिल गया. जो इनफाइनाइट बेनिफिट का 10 लाख ऐड हो रहा है, प्लस जो भी मेरा बच गया था इनफाइनाइट बेनिफिट पिछले साल का, दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड. तो मेरे अगले साल का जो सम इंश्योर्ड होगा बेस सम इंश्योर्ड, इट विल बी 35 लाख. एंड अगर एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, अगर मेरा यहाँ पे 25 लाख नहीं आता, 28 लाख का क्लेम आता, तो मेरा यहाँ पे सिर्फ 2 लाख बचता, तो यहाँ पे मेरा सम इंश्योर्ड होता 32 लाख. अगर लेट से मेरा यहाँ पे 30 लाख का बेस इंश्योर्ड बचा था मेरा, यहाँ पे 35 लाख का क्लेम आता, तो 30 लाख इंश्योरेंस कंपनी वुड हैव पेड एंड 5 लाख मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता. तो मेरा जो इनफाइनाइट बेनिफिट मुझे यहाँ मिला था मैंने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया, तो ये वाला बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट नया बेनिफिट ऑफ 10 लाख विल बी अवेलेबल एवरी ईयर. तो अगले साल मेरा सम इंश्योर्ड विल बी 30 लाख एंड इट विल कीप कंटिन्यू इन दैट मैनर. तो अगर इसको मैं आपको और एग्जाम्पल लेकर के समझाऊं तो अगेन अगर क्लेम नहीं आता उस एग्जाम्पल समझते हैं. पहले ही साल 10 लाख का इंश्योर्ड हो गया 10 + 10 बिकॉज ऑफ सिक्योर बेनिफिट. अगले साल 10 लाख + 10 लाख ये बेस इंश्योरेंस, ये हमारा सिक्योर बेनिफिट प्लस 10 लाख इनफाइनाइट कवर. अब अगले साल क्लेम नहीं आता, 10 लाख + 10 लाख बेस सिक्योर प्लस 10 लाख जो मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट बेनिफिट मिला था जो मैंने यूज नहीं किया, प्लस 10 लाख ये नया इनफाइनाइट बेनिफिट जो हर साल मिलना है. अब अगर यहाँ पे मैंने ये यूज कर लिया, 40 लाख का पॉलिसी है, तो लेट्स से यहाँ पे 35 लाख का क्लेम आ गया, तो मेरा इन दोनों में से मैंने 15 लाख एग्जॉस्ट कर लिया, सिर्फ 5 लाख बचा जो अगले साल ट्रांसफर होगा. तो अगले साल हमारे 10 + 10 + दिस अनयूज्ड 5 लाख
प्लस 10 लाख का जो इनफाइनाइट बेनिफिट और मिल रहा है। अब ये इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर एक अपर कैप नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख की पॉलिसी है 50 लाख तक होगी उसके बाद नहीं ऐड होगा ये, या 1 करोड़ तक होगी तो नहीं ऐड होगा। जिंदगी भर जब तक ये पॉलिसी कंटिन्यूएशन में रहेगी तब तक आपका ये बेनिफिट ऐड होता रहेगा, आपका इंश्योरेंस कवरेज इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर ये बेनिफिट अवेलेबल है, बेस पॉलिसी आपने 10 लाख 15 लाख की ले रखी है, तो आपको लाइफ में कभी भी दोबारा सम इंश्योर्ड इंक्रीज कराने की तरफ नहीं देखना होगा, क्योंकि इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ डिसेंट काइंड ऑफ कवरेज टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट अब इस पॉलिसी के अंदर बात करते हैं, विच इज ऑटोमेटिक रिस्टोर। तो ऑटोमेटिक रिस्टोर क्या कहता है कि ऑब्वियसली ये सारे जो बेनिफिट हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट पॉलिसी या फर्स्ट क्लेम के ऊपर थे। फर्स्ट क्लेम अगर मेरा पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो लेट्स से 30 लाख का मेरा पॉलिसी हो गया, यहाँ पे 30 लाख में से मेरा 28 लाख का क्लेम आया, बचे 2 लाख। इसी साल में अगर मेरा दूसरा क्लेम आता है जिसका वैल्यू 8 लाख का है, तो नाउ मेरी पॉलिसी 10 लाख की ली थी, सिक्योर बेनिफिट से 20 हुई, इनफाइनाइट बेनिफिट से 30 लाख हुई, 30 में से 28 लाख का क्लेम मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, 2 लाख बचे हैं। लेकिन अगर दूसरा क्लेम आता है जिसका क्लेम वैल्यू 8 लाख रुपए है, तो ये ऑटोमेटिक रिस्टोर कहता है कि मैं आपका 8 लाख का क्लेम फिर भी पूरा का पूरा 100% सेटल करूंगा। एक बार आपने बेस इंश्योरेंस यूज कर लिया, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक रिस्टोर सेज कि हर क्लेम अप टू आपका बेस इंश्योरेंस, तो बेस इंश्योरेंस क्या था 10 लाख था, तो आपके 10 लाख के जितने भी क्लेम उस साल के अंदर आएंगे, किसी भी इंश्योर्ड मेंबर के आए, सेम पर्सन सेम इलनेस की वजह से आए, सेम पर्सन या डिफरेंट पर्सन सेम इलनेस आए, या किसी भी रीजन से आए, हर क्लेम पे 10 लाख का नंबर विल बी सेटल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एज पर दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। नाउ सिंगल क्लेम कैप क्या है? सिंगल क्लेम कैप जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बेस इंश्योरेंस पहले यूज होगा, फिर सिक्योर बेनिफिट यूज होगा, फिर इनफाइनाइट कवर यूज होगा। रीस्टोर तभी ट्रिगर होगा जब आपका ये सारा का सारा यूज हो चुका है, विच इज द फर्स्ट 3 बेनिफिट, बेस पॉलिसी, सिक्योर बेनिफिट एंड इनफाइनाइट बेनिफिट। यूटिलाइजेशन ऑर्डर भी हमने डिस्कस कर लिया, पहले बेस से कम होगा, फिर सिक्योर से कम होगा, फिर इनफाइनाइट से कम होगा, उसके बाद ही होगा। अब ये इनफाइनाइट स्लो बिल्ड है, ये हमने ऑलरेडी जो बेनिफिट बताया कि पहले साल नहीं होता, पहले साल सिर्फ ये रहेगा, अगले साल से ये एडिशन होना स्टार्ट होगा। ये धीरे धीरे करके अगर 10 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो 10 साल के बाद आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड जो 10 लाख की थी वो बन जाता है 1 करोड़ रुपए। अगर छोटे मोटे क्लेम भी आ रहे हैं 2 लाख 5 लाख का, तो अगेन इट इज गोइंग टू बी द सेम नंबर, ज्यादा डिफरेंस इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो मल्टीप्लायर स्टैक ऑफ HDFC Optima Secure Plus इज वन ऑफ द बेस्ट दैट इज अवेलेबल इन द इंडस्ट्री। इसके बाद हम बात करते हैं आयुष ट्रीटमेंट की, तो इसमें सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही कवर्ड नहीं है, आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, बट कंडीशन रिमेन्स द सेम, 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। एंड जहां पे भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज द हॉस्पिटल। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गली मोहल्ले का क्लिनिक है जिसमें हॉस्पिटल बेड्स ही अवेलेबल नहीं है या 1-2 बेड अवेलेबल है। कंडीशन इसकी दे रखी है पॉलिसी वर्डिंग में कि 5 बेड्स होने चाहिए, राउंड द क्लॉक एक स्टाफ होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, वो सब जो सेटिस्फाई करेगा। आप अपना ट्रीटमेंट आयुष में भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, यूनानी ट्रीटमेंट, सिद्ध ट्रीटमेंट, जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, इट इज कवर्ड। ओल्ड डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जिन प्रोसीजर्स के लिए 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है वो सारे के सारे डे केयर प्रोसीजर्स के अंदर आते हैं। एक लिस्ट है बहुत लंबी, 500 से ज्यादा डे केयर प्रोसीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड हैं। ऑर्गन डोनर, अब ऑर्गन डोनर क्या होता है? ऑर्गन डोनर का एग्जांपल्स अगेन समझते हैं। तो लेट्स से कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, जो रिसिपिएंट है उस बंदे ने पॉलिसी ली हुई है। अब जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना होता है तो 2 ऑपरेशंस होते हैं। एक पहला ऑपरेशन होगा जो डोनर है उसका, क्योंकि इसी से ऑर्गन निकाल करके रिसिपिएंट को लगाया जाएगा। अब डॉक्टर जो अपनी फीस चार्ज करेगा वो दोनों पे चार्ज करेगा। डॉक्टर ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं डोनर को देने की जरूरत नहीं है, रिसिपिएंट पे ही हमारा फीस लगेगा। तो जो डोनर का ऑर्गन निकालने का ऑपरेशन का कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, बट अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड होगा। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी हम ऑर्गन डोनर के बारे में बात कर रहे हैं। तो डोनर के ऊपर जो प्री एंड पोस्ट है वो नहीं मिलता है, मतलब सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा दिस पॉलिसी इज गोइंग टू कवर। आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो भी ट्रीटमेंट चलेगा या जो भी मेडिसिन चलेंगी, जो भी टेस्ट चलेंगे, वो सारे के सारे दिस पॉलिसी डजंट कवर। वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो रिसिपिएंट है, जिसकी पॉलिसी है, जो बंदा इंश्योर्ड है पॉलिसी के अंदर, उसी का कवर होगा, इसका कवर नहीं होगा। ऑल्सो इट हैज टू बी ए लेजिटिमेट डोनर। ऐसा नहीं है किसी का भी डोनर कहीं से भी लिया है ब्लैक मार्केटिंग में पॉलिसी दे देगी, पैसा नहीं देगी। तो अगेन यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, उसके बेसिस पे ही आपको ये मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होम केयर ट्रीटमेंट। तो होम केयर ट्रीटमेंट इज अगेन समथिंग दैट इज अवेलेबल इन दिस पॉलिसी, जो बाकी पॉलिसी में आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। होम केयर ट्रीटमेंट सिंपली ये बोलता है
कि अगर डॉक्टर ने आपको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोला है एंड आप हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं कि घर में ही आप अपना ट्रीटमेंट रन करो और नर्सिंग की जरूरत है या बाकी जरूरत है, तो आप घर में ही अपना पूरा का पूरा मेडिसिन वाला ट्रैक रिकॉर्ड फॉलो करके अपना पूरा का पूरा ट्रीटमेंट घर से ही लेना चाहते हो, तो कंपनी बोलती है कि आप ये काम कर सकते हो, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। बट लेकिन इसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ कैशलेस मैनर में होगा। ऐसा नहीं है आपने पूरा ट्रीटमेंट ले लिया उसके बाद आप रिइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करोगे, नॉट एडमिसिबल। सिर्फ और सिर्फ प्री ऑथराइजेशन के केस में ये मिलेगा, मतलब आपको पहले कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, दिस इज समथिंग दैट यू वांट एंड दीज आर द कंडीशन व्हाई यू डू नॉट वांट टू गेट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, दो इट इज एट फ्री विल, आपकी ही मर्जी है। बट इसके लिए आपको पहले इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेना होगा। लेकिन अगेन कंडीशन रिमेन्स द सेम कि आपका जो भी घर में हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली डॉक्टर की जो लॉग्स होती हैं, विजिटिंग होती है, वो सारी की सारी वहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं है, आप नॉर्मली क्वारंटाइन हो रहे हो घर के अंदर, तो उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की तो रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो राउंड द क्लॉक मेंबर होना चाहिए, जो डॉक्टर की विजिटिंग होनी चाहिए और सारी की सारी डेली अटेंडेंस रिकॉर्डेड होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, इसीलिए होम केयर में अवेलेबल है। डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट इज अ कंपल्शन, कि जब आप हॉस्पिटल मूव नहीं कर सकते, डॉक्टर बोल रहा है एडमिट होना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर के पास हॉस्पिटल बेड ही अवेलेबल नहीं है, आपके नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो जनरली इट इज समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। कोविड के टाइम पे ये एक फीचर था जो काम करता था कि घर में ही आपको हॉस्पिटल बनवाना पड़ रहा है, घर में ही क्वारंटाइन होकर के मेडिसिन वगैरह सब कुछ चल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर में ही आ रहा है, आपका जो ड्रिप लग रही है वो भी घर में ही लग रही है। आज की डेट में आई डोंट थिंक इसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम रिपोर्ट होता है या फिर इसका कोई भी रेलेवेंस है पॉलिसी के अंदर। एक आपको एनुअल हेल्थ चेकअप दे दी जाती है पॉलिसी के अंदर, डिपेंडिंग ऑन सम इंश्योर्ड आपने कितना ले रखा है। आई थिंक 10 लाख की अगर पॉलिसी लेते हो आप, तो 1500 रुपए का एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है आपको। जैसे जैसे आप सम इंश्योर्ड बढ़ाते रहोगे, जैसे 15 लाख का सम इंश्योर्ड होगा तो 2000 मिलेगा, तो ये 8000 रुपए तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन अगेन द सम इंश्योर्ड दैट यू हैव टेकन एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज एन इंडिविजुअल पॉलिसी या फिर आपकी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। अब इसके अंदर ये प्री डिफाइंड लिस्ट नहीं है इनकी, जो जनरली इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। आप जो भी टेस्ट कराते हो आप रिइंबर्समेंट फॉर्म में भी इनको ले सकते हो, बट दे वुड प्रेफर कि आप ऑथराइज्ड सेंटर से ही अपना मेडिकल टेस्ट रन कराओ। जो भी इनके ऑथराइज्ड लैब्स होंगे, मेनली जितनी भी बड़ी प्रोमिनेंट लैब्स हैं, वो सारी की सारी कवर्ड होंगी इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में। फिर अब बात करते हैं सपोर्ट एंड वैल्यू की। तो प्रोटेक्ट एक बेनिफिट है जो आपको इसमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, इट इज नथिंग बट कंज्यूमेबल कवर। कंज्यूमेबल बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी पॉलिसी कवर नहीं करती, ग्लव्स का कॉस्ट, मास्क का कॉस्ट, पीपी किट का कॉस्ट, फूड का कॉस्ट, वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं। इसकी लिस्ट भी हम लास्ट में एक बार देखेंगे, तो इसमें कुछ एडिशनल पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाय डिफॉल्ट इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। रोड एम्बुलेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, एयर एम्बुलेंस अप टू 5 लाख रुपीज कवर्ड है। 5 लाख से ऊपर का खर्चा आता है तो आपको देना पड़ेगा एयर एम्बुलेंस के केस में, उससे पहले कवर्ड है। अगर कोई आपको क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है, तो उन क्रिटिकल इलनेस के लिए आप अगर सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हो, तो 2 सेकेंड ओपिनियंस आर अवेलेबल। 51 इलनेस के केस में ई ओपिनियन आप ले सकते हो, सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम रजिस्टर्ड पैनल डॉक्टर्स, जो जो HDFC के साथ पैनल्ड होंगे, उनका आप ट्रीटमेंट उनके साथ आप ओपिनियन ले सकते हो। अगेन ट्रीटमेंट इज नॉट फ्री, ओपिनियन इज फ्री, कि आप सेकेंड ओपिनियन के लिए इनको कंसल्ट कर सकते हो। हॉस्पी ये डेली कैश है, तो डेली कैश ये 800 रुपए देंगे अगर आप, मतलब इन यू आर एंटाइटल्ड फॉर एनी काइंड ऑफ रूम जिसमें भी आप एडमिट होना चाह रहे हो। लेकिन अगर लेट्स से आप सिंगल एसी प्राइवेट रूम में एडमिट ना होकर के आप ट्विन शेयरिंग में एडमिट होते हो, जिसमें मतलब एक रूम के अंदर 2 हॉस्पिटल बेड्स होंगे, एक आप पेशेंट होंगे, एक दूसरा बंदा पेशेंट होगा, तो उस केस में दे से कि अगर आप ऐसा करते हो तो हम 800 रुपए पर डे आपको प्रोवाइड करेंगे इन कैश, क्योंकि उनका खर्चा बच जाएगा। सिंगल एसी प्राइवेट रूम लेट्स से इज कॉस्टिंग यू 15,000 टू 10,000 रुपीज अ डे, ट्विन शेयरिंग आपको 6,000 कॉस्ट कर रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी इज एक्चुअली सेविंग 4,000 रुपीज प्लस प्रोपोर्शनेट जो भी ट्रीटमेंट के कॉस्ट हैं वो भी सेव हो रही हैं, तो उसके लिए वो आपको दे रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इट इज ऑफ एनी काइंड ऑफ यूज, जिसमें मैक्सिमम कैपिंग भी है 4800 रुपीज ही वो आपको देंगे। एंड इसकी कंडीशन भी है कि मिनिमम 48 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। अगर एक ही दिन के लिए एडमिशन हुआ है तो ये पर्टिकुलर फीचर आप यूज नहीं कर सकते। आप ट्विन शेयरिंग में भी एडमिट हुए तब भी ये पैसा नहीं देंगे आपको। तो अगेन नॉट समथिंग ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस, नहीं यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, सिंगल एसी प्राइवेट रूम लेना चाहिए। Lifelong renewal, तो again this is something that is not a particular feature of this product. Lifelong renewal is something जो भी आप डायरेक्टली पॉलिसी लेते हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, दैट इज नॉट अ कॉर्पोरेट कवर और ग्रुप पॉलिसी। जब भी आप ले रहे हो तो आपका क्लेम के बेसिस पे लोडिंग नहीं लगता है। मतलब कई लोगों को लगता है कि मैंने आज की डेट में अगर 5 लाख का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लिया तो अगले साल जो मेरा प्रीमियम था वो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। नो,
आपकी पॉलिसीज में ये चीजें नहीं होती। लाइफ टाइम आपका रिन्यूअल गारंटीड रहेगा। गारंटीड का मतलब क्या है, जो भी इंक्रीमेंट होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अक्रॉस ऑल इंश्योर्ड पर्सन होगा। सिर्फ बिकॉज आपने क्लेम लिया इसकी वजह से इंक्रीज नहीं होगा। तो ये IRDAI जो राइट प्रोवाइड करता है टू पॉलिसी होल्डर, उनका पार्ट है। एंड आपने पॉलिसी ले ली है 50 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हो तब तक आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी का नॉट से कि अब आप इससे आगे इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। दे हैव द राइट टू चार्ज यू प्रीमियम, बट वो प्रीमियम उनको अक्रॉस ऑल पीपल जो उस पॉलिसी के अंदर कवर्ड हैं उन सभी में चार्ज करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी सेम पॉलिसी ले रखी है, आपने सेम पॉलिसी ले ली, कोई थर्ड पर्सन ने भी ले ली, तो अगर प्रीमियम वो बढ़ाएंगे तो हम तीनों का बढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि आपने क्लेम लिया है तो आपका बढ़ गया, मैंने क्लेम नहीं लिया तो मेरा नहीं बढ़ा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। That is this feature that talks about. Now we are going to talk about the add-on cover that is available in the policy. तो add-on के अंदर जितने भी add-ons हैं, जो मुझे सबसे बड़ा drawback लगता है इस particular policy का, कि add-ons are not worth taking, क्योंकि the kind of money they are charging for the add-ons, majority of add-ons आपको separately अगर उन कवरेज को लेने के लिए जाओगे तो बेटर रहेगा, या ये पॉलिसी बेसिकली एड ऑन की वजह से नहीं ली जाएगी। तो क्रिटिकल इलनेस है, क्रिटिकल इलनेस बेसिकली एक लमसम अमाउंट पे करती है। तो इसमें 9 क्रिटिकल इलनेस से लेके 51 क्रिटिकल इलनेस तक आप कवर करा सकते हो। जितनी भी ज्यादा क्रिटिकल इलनेस आप कवर कराओगे आपका प्रीमियम उतना ही बढ़ जाएगा। अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो एक लमसम पे आउट आपको दे दिया जाएगा। जो इस क्रिटिकल इलनेस को लेने की कॉस्ट है, इट इज अगेन साइजेबल इन नेचर एंड 51 क्रिटिकल इलनेस ही कवर कर रहा है। अगर आप स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस प्लान लेते हो तो उसके अंदर आपकी 96 क्रिटिकल इलनेस कवर हो जाती है। तो नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड कि आपको लेना चाहिए, बट अगेन यू कैन टेक योर कॉल एंड यू कैन डू योर ऑन एनालिसिस कि आपके लिए रिकमेंडेड है या नहीं, या मतलब आपके लिए सूट करता है नहीं करता। सिमिलरली हॉस्पी कैश का मतलब क्या है, अगर आप इस राइडर को ले लेते हो तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन पे पर डे जितने दिन आप रहोगे उसके हिसाब से आपको एक पे आउट मिलेगा। मैक्सिमम जो ये कवरेज मिलेगा वो आपको 30 दिन के लिए मिलता है। तो डेली बेसिस पे अगर नॉर्मल रूम में एडमिट होते हो तो 500 रुपये, आईसीयू के अंदर जितने दिन एडमिट होगे तो 1000 रुपये। तो आइडिया क्या है, वो कहते हैं कि जब आप हॉस्पिटलाइज हो तो आपकी इनकम बेसिकली इम्पैक्ट होती है, उस इनकम को ऑफसेट करने के लिए देंगे टू प्रोवाइड यू सम एक्स्ट्रा मनी, कि आपको एक लमसम में पैसा मिल जाए। 10 दिन का एडमिशन हुआ आईसीयू में तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे विल गिव यू। दैट हैज नथिंग टू डू विद द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस एंड ऑल। बट अगेन माई अंडरस्टैंडिंग इज कि, या मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो सिंपल सा है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो हॉस्पिटलाइजेशन के सारे खर्चे हमारे यहाँ से निकल जाए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर लाइफ में हॉस्पिटलाइजेशन होता ही नहीं है, दैट विल बी एडेड कॉस्ट दैट यू विल बी बियरिंग, क्योंकि इसको जो भी आप इसके लिए कॉस्ट पे करोगे एंड जब भी रिकवरी होगी, कितनी रिकवरी होगी, कब रिकवरी होगी, नथिंग कैन बी सेड सर्टेन अबाउट इट। सो अगेन नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड। सिमिलर इज द केस विद पे कवर। अगर आप मतलब एक्सीडेंट में डिसेबिलिटी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, दिस पॉलिसी ऑल्सो पेज यू सम मनी। सो अगेन स्टैंड अलोन लेना इस कवर को इज फार बेटर, स्टैंड अलोन लेना इस कवर को इज फार बेटर देन टेकिंग एज अ राइडर। ऑप्टिमा वेलबींग कुछ ओपीडी वाले बेनिफिट्स, अगेन वेरी एक्सपेंसिव, नॉट रिकमेंडेड। पेरेंटहुड में जो मैटरनिटी का कॉस्ट है, अगर 2 लाख का आप कवर कराते हो तो 2 लाख की मैटरनिटी कवर करने के लिए दे आर चार्जिंग यू 49,000। अब इसके ऊपर भी वेटिंग पीरियड है 2 साल का, 2 साल से पहले कवरेज नहीं ले सकते। तो 2 साल का वेटिंग पीरियड का मतलब है कम से कम आपको 3 प्रीमियम पे करने पड़ेंगे। मतलब 2 लाख के कवर के लिए आपको 1.5 लाख तो फॉर श्योर पे करना ही पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। तो अब अगर फॉर श्योर है कि हाँ मेरा 3rd ईयर में वी विल प्लान फॉर द मेटर्निटी एंड हमारा कवरेज 2 लाख चाहिए और 1.5 लाख से ऊपर का बिल आएगा, तब जाकर के वो बंदा ना 1.5 लाख का फिक्स कॉस्ट हो गया जो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो अगेन वेरी एक्सपेंसिव प्लान। अगर आप मेटर्निटी स्पेसिफिक प्लान देख रहे हो, डू नॉट गो विद HDFC। मेटर्निटी स्पेसिफिक प्लान्स बाकी कंपनीज में काफ़ी सस्ते और काफ़ी बेटर है। तो उसके लिए अगर आपको वो जानने हैं वो कौन से प्लान है तो आप कमेंट कर देना, या फिर डायरेक्टली हमको इस नंबर पे पिंग कर लेना। वी विल शेयर द एंटायर लिस्ट एंड द डिटेल्ड वीडियोज ऑफ दोज प्लान्स विद यू, ताकि आप उन प्लान को अच्छे से समझ पाओ। नाउ द अदर सेट ऑफ राइडर्स दैट आर अवेलेबल एज एन ऑप्शनल राइडर, तो ABCD कवर। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, दैट इज लाइक ABCD, मतलब A फॉर अस्थमा, B फॉर BP, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डायबिटीज, तो आप बेसिकली इस राइडर को ऑप्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो वेटिंग पीरियड 36 मंथ्स का लगता था इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पे, इस राइडर को ऑप्ट करने के बाद 30 दिन के बाद ये प्रॉब्लम्स कवर होना चालू हो जाती हैं, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड दैट इज वाई वी वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि हाँ अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है आप इस राइडर को लो, ये एक अच्छा राइडर है। ये राइडर अवेलेबल है बाकी प्रोडक्ट्स में भी, बट अगेन गुड टू हैव राइडर, आप लेकर के अपना वेटिंग पीरियड रिड्यूस करा लो।
एक लिमिटलेस का राइडर है, तो लिमिटलेस बेसिकली कहता है कि अगर आपका कोई भी क्लेम आपके सम इंश्योर्ड से ज्यादा का आता है तो वी विल सेटल वन क्लेम इन योर लाइफ टाइम, जो 100% सेटल करेंगे। तो लेट्स से अगर 10 लाख की मैंने पॉलिसी ली, आपको सिक्योर बेनिफिट मिलकर वो 20 लाख की हो गई और क्लेम पहले ही साल में लेट्स से 75 लाख का आ जाता है, तो दे आर गोइंग टू सेटल द एंटायर 75 लाख इन फुल इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस राइडर। द ओनली थिंग इज कि आपने ले लिया है, तो अगर पॉलिसी का सम इंश्योर्ड लेस देन 50 लाख है या इक्वल्स टू 50 लाख है, तो लाइफ में एक ही बार आप इस राइडर का बेनिफिट ले पाओगे। अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख से ऊपर है, मतलब 75 लाख प्लस है, तो आप लाइफ में 2 बार इस राइडर का यूज कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर स्टैक इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपको अलग से ये लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग से प्रीमियम पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इट कॉस्ट यू, अगर 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 10 लाख पे 10% के आसपास आपको कॉस्ट करता है ओनली स्टैंडर्ड ऑन दिस राइडर। तो अगेन नॉट रिकमेंडेड। बेस इंश्योरेंस 10 लाख या 15 लाख ले लो, इस राइडर को रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफाइनाइट कवर जो आपको 100% इनफाइनाइट बेनिफिट मिल रहा है हर साल, 2 से 3 साल में आपकी बेस पॉलिसी इतनी हो जाएगी कि जिस राइडर की नीड को खत्म कर सकती है। बट स्टिल यू वांट टू प्ले इट सेफ कि 10 लाख में ले लेते हैं, एक क्लेम अनलिमिटेड अमाउंट का जाएगा, 10% इज नॉट कॉस्टिंग यू, अगेन यू कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर राइडर। नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको डायग्नोस्ड है जो अपार्ट फ्रॉम ये जो प्रॉब्लम इसके अंदर कवर्ड है ABCD, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का दिक्कत है या फिर कोई सर्जरी हुई है पहले, मतलब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसका वेटिंग पीरियड जो बाय डिफॉल्ट या स्टैंडर्ड 36 मंथ्स का होगा, आप इस राइडर को ऑप्ट करके वो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड अपना 24 मंथ्स या 12 मंथ्स में कन्वर्ट करा सकते हो। लेकिन अगर ये पॉलिसी आप डायरेक्टली परचेज करते हो इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से, तो ये राइडर आपको नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू बाय इट थ्रू समवन, दैट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर ऑप्टिंग फॉर दिस राइडर, जो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है। तो अगेन जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट। अगर आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है एंड उसमें सब कुछ आपका ऑलरेडी कवर्ड है, तो इस राइडर को ऑप्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 साल के बाद जब वो कवरेज स्टार्ट होगा तब लोगे, क्योंकि अगर इनिशियली 3 साल के अंदर कोई क्लेम आता है तो आप कॉर्पोरेट पॉलिसी से वो क्लेम ले सकते हो, अगर इसी प्रॉब्लम की वजह से आता है। एंड अगर आपके पास कोई दूसरी पॉलिसी नहीं है, तो अगेन इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग एंड इसको आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर उसी प्रॉब्लम की वजह से कोई प्रॉब्लम या कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो फिर दिस पर्टिकुलर राइडर इज गोइंग टू कम टू द रेस्क्यू। बट 12 मंथ्स का मिनिमम रहेगा, इधर यू कैन रिड्यूस इट बाय 1 ईयर और 2 ईयर्स। अगेन ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम पे दे आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस राइडर, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हों जिसमें आप अपना वेटिंग पीरियड रिड्यूस करा ही ना पाओ, तो अगेन अंडरराइटिंग होगी, अंडरराइटिंग के बाद फाइनलाइजेशन होगा। रूम रेंट मॉडिफिकेशन, अब ये क्या है कि आपके खर्चा बचाने का तरीका है। तो जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया था, रूम रेंट के केस में आपका एनी रूम यू आर एंटाइटल्ड, बट इन केस यू वांट टू ऑप्ट फॉर दिस कि रूम रेंट मॉडिफिकेशन हम ऑप्ट करते हैं, तो आपका एंटाइटलमेंट विल चेंज टू सिंगल एसी प्राइवेट रूम। अगर सिंगल एसी प्राइवेट रूम का एंटाइटलमेंट आप करा लेते हो, तो फिर बेसिकली होगा क्या, आप अगर इसके ऊपर की किसी भी कैटेगरी में एडमिट होते हो, तो आपके बिल पे प्रोपोर्शनेट डिडक्शन होंगी जितना भी आपके रूम के अंदर डिडक्शन होती है। मतलब जितना, लेट्स से सिंगल एसी प्राइवेट रूम इज कॉस्टिंग यू 10,000 एंड आपका सूट रूम है वो 20,000 कॉस्ट कर रहा है, तो जनरली इट इज नॉट ओनली द हॉस्पिटलाइजेशन या रूम का खर्चा, सारा का सारा बिल लिंक होता है आप किस रूम में एडमिट हुए हो। तो अगर सर्जरी यहाँ पे 2 लाख कॉस्ट कर रही थी, तो यहाँ पे सर्जरी 4 लाख कॉस्ट करेगी। तो अगर आपने ये राइडर ऑप्ट कर लिया है अपना प्रीमियम कम कराने के लिए और आप सूट रूम में एडमिट हो जाते हैं, तो ये 2 लाख का जो डिफरेंस है वो 2 लाख विल हैव टू बी पेड फ्रॉम योर पॉकेट। सिंगल एसी प्राइवेट रूम इज स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन, जो सफिशिएंट रहता है। जिसको प्रीमियम का दिक्कत है दे कैन ऑप्ट फॉर दिस राइडर, जिसको प्रीमियम पे करने में कोई आपत्ति नहीं है तो उनको ये राइडर नहीं ऑप्ट करना चाहिए। तो दैट इज हाउ इट इज। एग्रीगेट डिडक्टिबल, डिडक्टिबल का मतलब क्या होता है, अगर मेरा 10 लाख का क्लेम आता है और 10 लाख के क्लेम में मैंने हर पॉलिसी के अंदर अपना 50,000 का डिडक्टिबल रखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हर साल पहले के 50,000 का जो भी क्लेम आएगा दैट विल बी पेड फ्रॉम योर पॉकेट। 50,000 के ऊपर का क्लेम ही इंश्योरेंस कंपनी आपका सेटल करेगी। तो जब भी किसी को लगता है नहीं प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, मुझे प्रीमियम कम करने हैं, प्रीमियम कम करने के लिए वो अपना एग्रीगेट डिडक्टिबल चूज कर सकते हैं पॉलिसी के अंदर। 50,000 भी डिडक्टिबल चूज करोगे तो आपका प्रीमियम 20% के आसपास कम हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को है अगर 1 लाख का क्लेम आया तो दे आर गोइंग टू सेव 50% डायरेक्टली ऑन दैट, वो 50% पेमेंट आपकी पॉकेट से हो रही है। बड़े क्लेम में ऑब्वियसली
आपका एग्रीगेट डिडक्टिबल डज हेल्प यू कि अगर 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का क्लेम आया तो आपकी पॉकेट से एक छोटा सा अमाउंट ही जाना है, बाकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, आपने प्रीमियम भी अपना कम करा लिया। हैविंग अ पॉलिसी विद एग्रीगेट डिडक्टिबल इज फार बेटर देन हैविंग नो पॉलिसी, सो जस्ट बी क्लियर ऑन दैट। अगर आप पूरी की पूरी पॉलिसी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसमें डिडक्टिबल लगा के अफोर्ड कर लीजिए, ताकि हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपकी लाइबिलिटी विल बी कैप्ड टू अ सर्टेन नंबर। वो 25,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, लाख रुपए हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके बाद जो आती हैं चीजें, 3 चीजें आती हैं कि वेटिंग पीरियड क्या क्या है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो आपकी कवर नहीं होती। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हो, पहले 30 दिन तक किसी भी रीजन से हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता ही नहीं है। वो उसकी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, एक्सीडेंट। आज पॉलिसी ली, कल एक्सीडेंट हो जाता है, कवर्ड। बट आज पॉलिसी ली, 10 दिन के बाद डेंगू हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, मलेरिया हो जाता है, कैंसर हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा नहीं मिलेगा। उसके लिए मिनिमम 30 दिन आप पॉलिसी के अंदर रहो। 30 दिन कंप्लीट करने के बाद अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तभी वो कवरेज चालू होता है। दैट इज द फर्स्ट इनिशियल वेटिंग पीरियड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कई प्रॉब्लम ऐसी है जो कंपनी एसर्टेन नहीं कर सकती एट द टाइम ऑफ यू टेकिंग द पॉलिसी कि आपको ये प्रॉब्लम पहले से थी या बाद में हुई है, जैसे कैटरेक्ट है, साइनस है, टॉन्सिल्स है, हर्निया है, अपेंडिक्स है, स्टोन की सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट है। तो IRDAI ने एक स्पेसिफाइड लिस्ट दी है कि ये लिस्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी डायग्नोस होती है या फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए आप विद इन फर्स्ट 2 years ऑफ टेकिंग द पॉलिसी जाते हो तो ये कवर्ड नहीं होंगी, ये आपके 2 साल के बाद ही कवर्ड होंगी। तो इसके ऊपर स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड 2 साल का होता है। कुछ कंपनीज आपको राइडर के फॉर्म में प्रोवाइड करती है, इफ यू वांट टू रिड्यूस द कवरेज फ्रॉम, रिड्यूस द वेटिंग पीरियड फ्रॉम 24 months to 12 months, तो आप कर सकते हो उसको। बट HDFC में दिस राइडर इज नॉट अवेलेबल। तो आप स्पेसिफाइड इलनेस की लिस्ट वी विल बी लुकिंग एट दैट लिस्ट वेरी शॉर्टली। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर कोई भी आपको डिजीज है, बीपी, शुगर, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी प्रॉब्लम हमने बोला है कि एक राइडर अवेलेबल है जो आप 30 दिन के बाद कवरेज स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप उस राइडर को ऑप नहीं करते तो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड 36 months, 36 महीने के बाद ही उनसे रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है तो वो कवरेज आपका स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ इसके अलावा जैसे स्लिप डिस्क का दिक्कत हो गया, किसी को पुरानी कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिसके लिए ऑनगोइंग मेडिकेशन हो, या फिर 3 से 4 साल के अंदर कोई किसी भी रिलेटेड कंसल्टेशन लिया हो, तो वो सारी प्रॉब्लम अगेन PD के अंदर आती है। वो PD 36 महीने के बाद ही कवर्ड होगी, जिसको आप रिड्यूस करा सकते हो 24 महीने, 12 महीने, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पीछे बात कर चुके हैं। डिस्काउंट करने के लिए क्या है, अगर आपका पहले किसी भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आया है या आपने आज तक अभी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है तो देयर सर्टेन डिस्काउंट दैट इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड यू। ये बाय डिफॉल्ट आपके प्रीमियम में जब आप कोटेशन निकालोगे उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं, वहां पे वो पूछेगा कि आप पहले एडमिट हुए हो या नहीं हुए, ऑन बेसिस ऑफ दैट ही आपके प्रीमियम निकलते हैं। नॉट समथिंग दैट अगेन आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ कि ये मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे, या कैसे मिलेंगे, या कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, बट दिस इज समथिंग दैट इज अवेलेबल जो HDFC अलग से आपको बोलने के लिए बोलता है कि आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट शेयरिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम एग्रीगेट डिडक्टिबल यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ यू कैन रिड्यूस योर प्रीमियम इफ यू वांट टू रिड्यूस इट। तो दिस इज वन पार्ट। अगर हम रूम मॉडिफायर यूज करते हैं दैट इज अनदर पार्ट, जिससे मैं उसको यूज कर सकता हूँ, उसको अपने प्रीमियम को कम करा सकता हूँ। नाउ कौन सी ऐसी चीजें जो प्रोटेक्ट बेनिफिट कवर्ड करता है जो बाय डिफॉल्ट कवर्ड नहीं होती, तो बाय डिफॉल्ट इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, बट कंज्यूमेबल राइडर क्योंकि इसमें इनबिल्ट है ऑप्टिमा सिक्योर प्लस में। ये सारी आइटम्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 68 आइटम्स की लिस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी, कैरी बैग्स हो गया, इंटरनेट चार्जेस हो गए, फूड चार्जेस हो गए, एंड मच मोर। तो ये सारी की सारी लिस्ट आपकी पॉलिसी में कवर्ड रहेंगी। कोई राइडर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड। ये वो प्रॉब्लम है जिनके ऊपर आपका 24 मंथ का वेटिंग पीरियड लगता है। ये पूरी की पूरी लिस्ट अवेलेबल है। तो जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ या जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होना हो तो मेक श्योर कर लो कि इनमें से किसी रीजन से तो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं ले रहे हो। अगर ले रहे हो तो वो पॉलिसी के अंदर 24 महीने के अंदर तो कवर्ड नहीं होगा। तो हमने कैटरेक्ट की बात करी, स्किन ट्यूमर्स की बात करी, साइनस की बात करी, आपका किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपका अल्सर रिलेटेड कोई कुछ भी प्रोसीजर होना है, प्रोस्टेट का कोई सर्जरी होना है, तो ऑल ऑफ दिस इज इज अ पार्ट ऑफ द 2 year का वेटिंग पीरियड। ENT की कोई सर्जरी है वो भी इसी के अंदर आएगी। इसके अलावा जो अगेन समथिंग दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ, इसकी परमानेंट एक्सक्लूजन्स क्या है इस पॉलिसी में। परमानेंट एक्सक्लूजन्स के अंदर हमारी आती है कि सिर्फ आप अगर इवैल्यूएशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए एडमिट होते हो, जैसे कई लोगों को लगता है कि डॉक्टर ने यार इतने सारे टेस्ट बना दिए, डॉक्टर साहब अगर ये सारे टेस्ट करवाने तो आप एडमिट कर लो, एडमिट करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, वरना मुझे खुद से कराने पड़ेंगे।
ऑब्वियसली अगर एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर ने बोला है करने के लिए, तो आपको पहले इन्वेस्टिगेशन करानी है। इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ फाइंडिंग्स आती हैं और उसके बेसिस पे डॉक्टर रिकमेंड करता है एडमिशन, तो ही जा करके वो आपके इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस कवर्ड होंगे, वरना इस पॉलिसी में आपके इन्वेस्टिगेशन चार्जेस आर नॉट कवर्ड। तो आप सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए एडमिट नहीं हो सकते। दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करा दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम वियरिंग दिस स्पेक्टिकल एंड मुझे नहीं पसंद है चश्मा लगाना, तो मुझे अपनी लेजिक सर्जरी करानी है, तो लेजिक सर्जरी इज अ पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। मुझे अपनी नोज नहीं पसंद है, मुझे उसकी सर्जरी करानी है, तो ये सारी की सारी कॉस्मेटिक सर्जरी है दैट इज नॉट हार्मिंग माई बॉडी इंटरनली, जो मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड है कि इसके लिए सर्जरी इज रिकमेंडेड, सर्जरी इज प्रिस्क्राइब्ड, नहीं करने पे it is going to impact me, that all those surgeries are not covered in this policy. आप हजार्डियस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, बंजी जंपिंग कर रहे हो, रस्सी टूट गई, चोट लग गई, एडमिट हुए, नहीं देगी कंपनी पॉलिसी। कंपनी बोलती है कि यार तुम एडिशनल रिस्क अपने बिहाफ पे ले रहे हो, हम आपके एडिशनल रिस्क को स्पॉन्सर नहीं करेंगे। राफ्टिंग कर रहे हो, राफ्टिंग करते हुए मतलब बोट पलटी, पत्थर में सर लगा, एडमिशन हुआ, नहीं देगी कंपनी आपको कवरेज। तो दीज आर नॉट कवर्ड। इनफर्टिलिटी, मेटर्निटी, स्टेरिलिटी बाय डिफॉल्ट कवर नहीं है। पेरेंटहुड का अगर राइडर ले लेते हैं तो मेटर्निटी आपकी कवर हो जाती है, तो उसके साथ साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी कवर होती हैं। बट स्टैंड अलोन बेसिस पे इफ यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर द मेटर्निटी राइडर या पेरेंटहुड राइडर, तो these things and any complication arising because of these things will not be covered in the policy. ड्रग्स लेकर के गाड़ी चला रहे हैं, अल्कोहल लेकर के गाड़ी चला रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज करके गाड़ी चला रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, नहीं कवर होगा। ब्रीच ऑफ लॉ, अगर आपने लॉ तोड़ा, मतलब नहीं ड्रिंक नहीं की हुई है बट रॉन्ग साइड चला रहे हो, रॉन्ग साइड चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद एडमिशन हुआ, नहीं देगी कंपनी पॉलिसी। तो कोई भी लॉ आप ब्रेक करके अगर एडमिट होते हो, या फिर अनप्रूवन ट्रीटमेंट, कई ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, स्टैंडर्ड प्रूवन मेथोडोलॉजी नहीं है कि इस बेसिस पे आपके ये प्रॉब्लम को इस तरीके से हमें ट्रीट करना है। डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो एक्सपेरिमेंटेशन वाले ट्रीटमेंट का कॉस्ट कंपनी नहीं बियर करेगी। ये मेजर प्रॉब्लम इसमें आती है जब हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं या फिर मेडिकल एडवांस सर्जरीज की बात करते हैं, जो हम यूजिंग मशीनरीज करने वाले हैं और उसका प्रूवन मॉडल नहीं है कि वो हो सकता है सक्सेसफुल हो सकता है ना सक्सेसफुल हो। उस केस में ये सारे के सारे आपके अनप्रूवन के अंदर आ जाएंगे एंड वो कंपनी नहीं पे करेगी। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग रोबोटिक सर्जरीज आर नॉट कवर्ड। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मोस्टली ये जो अनप्रूवन ट्रीटमेंट है ये उन प्रॉब्लम के लिए होते हैं जो बहुत नहीं है, जिनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट डिफाइंड एक्चुअल में। एंड अगर कोई भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो डिफाइंड है उसके अगेंस्ट जाकर या उसके अलग कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उस केस में दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इज गोइंग टू नॉट कवर योर हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा। वॉर की वजह से कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, न्यूक्लियर अटैक की वजह से, केमिकल बायोलॉजिकल अटैक होता है, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो अगेन द पॉलिसी विल नॉट कवर दोज काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो आई होप आपको HDFC ऑप्टिमा सिक्योर प्लस पॉलिसी के बारे में अब सब कुछ पता लग गया है कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूजन है, क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, क्या क्या वेटिंग पीरियड्स हैं, कैसे मल्टीप्लायर स्टैक काम करता है, इसका इन्फाइनाइट बेनिफिट कैसे काम करता है। इस पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर आप अभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वरना इस नंबर पर अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू यू एज सुन एज वी कैन। एंड अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं अपने लिए या अपने किसी फैमिली फ्रेंड के लिए, या फिर आप रिकमेंड करना चाहते हैं किसी को, तो अगेन आप इसी नंबर पे अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। माय टीम विल कनेक्ट विद यू एंड वी विल हेल्प यू आउट विद द स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चंस।